हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को NABH 5th एडिशन के PSQ चैप्टर के 5th स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगी, मतलब कि PSQ 5 स्टैंडर्ड के बारे में। और इसमें मैं बताऊंगी कि क्लिनिकल ऑडिट करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए आपके हॉस्पिटल में, ठीक है, या फिर आपके हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में। और हाँ, मैंने क्लिनिकल ऑडिट की डिटेल्ड सीरीज़ बनाई है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी, आप जाके एक बार देख सकते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि एक इस्टेब्लिश सिस्टम कैसा होना चाहिए क्लिनिकल ऑडिट के लिए, ठीक है। कि आपने क्लिनिकल ऑडिट करना है तो एक सिस्टम बेस्ड होना चाहिए, मीन्स आपको एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा आपके हॉस्पिटल में। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है और अगर आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेने से पहले एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज़रूर सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स चेक कर लें, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो है फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए गाइज़, आज मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगी जो कि क्लिनिकल ऑडिट सिस्टम इस्टेब्लिश करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये चीज़ है कि क्लिनिकल ऑडिट आप जब भी करें तो इसमें सिर्फ क्लिनिशियंस ही नहीं होने चाहिए, बाकी मेंबर्स भी हों, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपके मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ दोनों इसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, ठीक है। तो आपने जब भी ऑडिट करना है तो आप एक कमेटी बनाएं और कमेटी में जो मेंबर्स मैं अभी बताने वाली हूँ उन मेंबर्स को ज़रूर इसमें रखें, जिसमें आपका मेडिकल स्टाफ हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, ठीक है। आई मीन इट कुड बी क्लिनिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सेज, या आपकी क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी के मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने कोई भी कमेटी बनानी है तो आपने सबको इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि ये ऑडिट सिर्फ क्लिनिकल है तो सिर्फ क्लिनिशियंस ही करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ इस क्लिनिकल ऑडिट के सिस्टम को बनाने के लिए, वो है कि आपने जब भी ऑडिट करना है तो उसके पैरामीटर्स पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो डिफाइंड हो, ठीक है। और पैरामीटर्स आपके जो हैं वो आगे मैं बताती हूँ कि आप किस किस को मींस पैरामीटर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है कि 4 एटलीस्ट आप क्लिनिकल ऑडिट करें जिसमें आप पेशेंट केयर को प्रायोरिटी मान के चलें, ठीक है। तो जो है जो आपके ऑडिट्स हैं वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और आउटकम्स के बेसिस पे होते हैं, बट ये है कि कोशिश कीजिए आप स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपने फोकस किस पे करना है, अपने प्रोसेसेस पे और अपनी आउटकम्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर नहीं करना है, उसको भी करना है, बट कोशिश कीजिए आप अपने प्रोसेसेस और आउटकम्स पे ही ज़्यादा क्लिनिकल ऑडिट करें और एटलीस्ट 3 से 4 क्लिनिकल ऑडिट आप एक बार कर लें, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आपने क्लिनिकल ऑडिट करना है तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हैं और कोकरेंट भी कर सकते हैं। मींस इसका जो नेचर है वो रेट्रोस्पेक्टिव और कोकरेंट दोनों है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी क्लिनिकल ऑडिट करें तो आप इसका सैम्पल साइज़ भी ले सकते हैं, मींस अपनी MRD की पिछली फाइल्स उठा सकते हैं, उससे भी आप क्लिनिकल ऑडिट कर सकते हैं। मींस पिछले आपने पूरे 1 साल का डेटा ले लिया या आप क्वार्टरली कर रहे हैं, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करते हैं कि आप क्लिनिकल ऑडिट कितनी फ्रिक्वेंटली करते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप पिछले 3 महीने की फ़ाइल्स ले लें। जो एक ही, देखिए ये सारी चीज़ें जो है मैं क्लिनिकल ऑडिट की सीरीज़ में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार जाके उसको देख लें, वो बहुत डिटेल्ड वे में बनी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें आपको वहीं से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप MRD की फ़ाइल्स ले सकते हैं या फिर जो आपके पेशेंट एडमिट हैं आप उस पर भी क्लिनिकल ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, जो इनका नेचर है दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव और कोकरेंट।
इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, या तो आप आईपीडी फाइल्स ले लें या फिर जो आपके आईपीडी में पेशेंट्स एडमिट हैं आप उससे भी क्लिनिकल ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इस ऑडिट को करने के लिए जो आपके पैरामीटर्स हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो ताकि कोई बायसनेस ना हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं भी आपको बताऊंगी कि पैरामीटर्स आप किस किस बेस्ड मींस कौन कौन से नेचर के आप पैरामीटर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप पैरामीटर्स जो ले सकते हैं दैट इज़ कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं कॉस्ट बेस्ड, डिजीज़ बेस्ड पैरामीटर्स भी आप ले सकते हैं। और आप एक और पैरामीटर्स भी ले सकते हैं कि आपका पेशेंट कितने टाइम तक या कितनी आपकी पेशेंट की स्टे की लेंथ है, ठीक है, मतलब कि आपके पेशेंट ने कितने टाइम तक बेड को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको लेके आप अपने क्लिनिकल ऑडिट्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी जो पैरामीटर्स हैं वो ऑलरेडी आपके प्री डिफाइंड हो, उसके बाद आप एक चेकलिस्ट बनाएंगे। चेकलिस्ट बनाने के बाद आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्शन के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद आप उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। आगे भी मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, बट ये आपको मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि आपने करना कैसे है। तो सबसे पहले पैरामीटर्स, उसके बाद आप चेकलिस्ट, देन उसकी एनालिसिस मींस जो भी आप फाइंडिंग्स लेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद एट द एंड क्या है, आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है। रिपोर्ट के बाद का क्या काम है वो मैं आपको बताती हूँ। थर्ड थिंग जो है क्लिनिकल ऑडिट के सिस्टम में वो है पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन जो है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनकी डिटेल्स उसको बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ ना करें, ठीक है। उनकी प्राइवेसी जो है उसको मेंटेन करके रखें। और जो भी क्लिनिकल ऑडिट में पेशेंट्स का नाम, आइडेंटिफिकेशन या आपने किसी भी स्टाफ को इसमें यूज़ किया है तो आप उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। चाहे आप ये पेपर्स जो हैं कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करें या फिर आप पब्लिक डिस्कशन में यूज़ करें, ठीक है। तो जो भी ऑडिट करेंगे आप क्लिनिकल, उसमें आप पेशेंट की डिटेल्स, स्टाफ की डिटेल्स जो भी आपने यूज़ किया है उसको बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि जो डिस्क्लोजर है वो तो हो गई, अगर आप कोई चेकलिस्ट या फिर क्वेश्चनियर के फॉर्म में अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं तो वहाँ पे डिटेल्स तो होंगी, बट मैं आपको बता दूं कि ये डिटेल्स जो है आपने सिर्फ रिपोर्ट प्रिपरेशन तक ही यूज़ करनी है। उसके आगे जब आप इसको कॉन्फ्रेंस में या कोई वर्कशॉप में या कोई सेमिनार में, ठीक है, आप या पब्लिक डिस्कशन में जाते हैं, ठीक है, अगर आप इस रिपोर्ट को यूज़ करेंगे तो आपने बिल्कुल भी इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिस्क्लोज़ नहीं करनी है, ओके। एंड फोर्थ थिंग जो है दैट इज़ आपने अपनी क्लिनिकल ऑडिट को डॉक्यूमेंट करना है। तो आप एक चेकलिस्ट बनाएंगे और उसमें जो है अपने प्री डिफाइंड पैरामीटर्स को लिखेंगे और जो फाइंडिंग्स होगी उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसको आगे प्रेजेंट करेंगे मीटिंग में। और जो फिफ्थ थिंग है दैट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट आप कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी आती है आपकी रिपोर्ट में तो उसको नोट करेंगे और उसके रेमेडियल मेजर्स लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो उसका रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट रेडी करना है, राइट। तो ये है हमारा एक तरीके का सिस्टम जो कि क्लिनिकल ऑडिट के लिए बना है और आपने इसको इस्टेब्लिश करना है, राइट। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।